Hello students, welcome back in the platform of electronics engineering. As in the continuation हम पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात कर रहे थे, जो हमेशा दिखने में फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक होता है और बहुत छोटा सा लगता है, बट उसमें डेप्थ बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं जस्ट ए स्मॉल रिवीजन की बात करूँगा। तो हमने पीएन जंक्शन डायोड के बारे में बात की थी और हमने कहा था ये डिप्लीशन लेयर होती है, और फिर हमने कहा कि ये P है और N है। अगर हम इसको फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, इट मीन्स फॉरवर्ड बायस मतलब P को पॉजिटिव और N को नेगेटिव से जोड़ देते हैं, तो फिर हमारी एक करंट फ्लो करती है और डिप्लीशन लेयर नहीं रहती। करंट को अगर हम ID के नाम दे दें, तो अगर मैं बात करूँ आज थोड़े नए नए टर्म्स की बात करूँगा आज, तो ID का इक्वेशन अगर मैं लिखना चाहूँ मैथमेटिकल टर्म्स में, तो मैं लिख लूँगा IS e की पावर VD डिवाइड बाई नीटा VT -1। अब आपको समझने वाली बात यह है कि IS क्या है। इसमें IS है रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसी तरह VD क्या है, इस पे जो अप्लाइड वोल्टेज है VD, ये है VD की वजह से, ये VD है, VD की वजह से आपको क्या मिलने वाला, ID मिलने वाला है। और हमने बात की थी पिछली बार, जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया था अपना, तो कुछ ऐसा ड्रॉ किया था। तो आप ये देख रहे हो कि अगर VD में ड्रॉ करता हूँ और यहाँ ID ड्रॉ करता हूँ, तो ये ID और VD में एक एक्सपोनेंशियल रिलेशन समझ में आता है, और वही यहाँ पर इसीलिए मैंने E लिखा हुआ है। ये कोई लीनियर रिलेशन नहीं है। इसी तरह बात करूँ कि अगर नीटा क्या है आपका, तो नीटा क्या है अगर आपका, तो मैं बोलूँगा इट इज़ ए आइडियलिटी फैक्टर, और इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 से 2 के बीच में वेरी करती है, 1 से 2 के बीच में। बट मोस्ट ऑफ द बुक एंड मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ज़्यादातर आप 99% केसेस में आप नीटा इजकल टू 1 एज्यूम करते हो। ये स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कहीं नीटा की वैल्यू नहीं दी हुई है, आप 1 एज्यूम कर लीजिए। लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैल्यू दी हुई है 1.5, तब तो 1 फिर कैसे एज्यूम कर लेंगे, तब तो 1.5 लेके ही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अब बात करूं कि VT क्या है, दिस इज कॉल्ड द थर्मल वोल्टेज। VT क्या है आपका, ये इसमें बोलते हैं थर्मल वोल्टेज। ये क्यों है, क्योंकि भाई रूम टेम्परेचर भी तो मेंटेन है हमारा। तो अगर इसके बारे में बात करूं, VT तो मेरा KT डिवाइड बाई Q। K क्या है इसमें, वोल्टमैन कांस्टेंट की बात करूंगा इसमें, तो वोल्टमैन कांस्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर है। टेम्परेचर मैं बात करूंगा अगर कि अगर रूम टेम्परेचर की बात करूँ, मैं 27 डिग्री की बात करूँ, तो इसको VT को मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूँ। कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं K की वैल्यू रख दूंगा। K की वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10 की पावर -23 जूल पर केल्विन। ये मेरी K की वैल्यू हो गई। अब मेरा 27 डिग्री रूम टेम्परेचर ले लेता हूँ, तो 273 में मुझे 27 जोड़ना पड़ेगा, तभी तो मेरा डिग्री केल्विन में आएगा। डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉन्स की, अब चार्ज माइनस में थोड़ी ले लेंगे यहाँ पे, तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ले लेंगे। तो जो आपका VT निकल के आता है वो आता है 2587 मिली वोल्ट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार ऐसा होता है कि आपको वो वैल्यू नहीं देता, को VT को क्या कहता है, आप अज्यूम कर लो जो भी आपको अज्यूम करना। तो 26 मिली वोल्ट एक स्टैंडर्ड वैल्यू मानी गई है VT की, जो आप एज्यूम कर सकते हो, और इससे जो आंसर निकालोगे वो ठीक निकलेगा। कुछ स्टूडेंट का कहना होता नहीं सर हम 25 मिली वोल्ट में एज्यूम करते हैं, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाती है एग्जाम में। तो ठीक है, कुछ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको फिल इन दी ब्लैंक्स वाले भी आते हैं गेट में। सारे क्वेश्चंस ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है 4 ऑप्शन ही गिवन हो। तो ये एक मैथमेटिकल अप्रोच है जो ये मैंने ड्रॉ की है यहाँ पे, कि एक रिवर्स सैचुरेशन करंट है, रिवर्स सैचुरेशन करंट है। ये ग्राफ में मैंने कल पिछली लास्ट टाइम बताया था आपको, ये क्या है, जब आप रिवर्स बायस करते हो तब ये जो वैल्यू होती है आपकी, ये होती है रिवर्स सैचुरेशन करंट IS। तो ये IS यहाँ पर रखी हुई है, E की पावर VD माइनस नीटा VT -1। तो मैंने प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आपको किस तरह से मैथमेटिक्स का यूज़ करके वैल्यूज़ को निकालना है। चलिए अब और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट पॉइंट की बात करते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करूँगा कि अलग अलग सेमीकंडक्टर में क्या होता है, अलग अलग सेमीकंडक्टर का मतलब क्या है आपके लिए। देखिए मेरे लिए क्या मतलब है अलग अलग सेमीकंडक्टर का, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है, और ये मैंने ड्रॉ किया है सिलिकॉन के लिए, सपोज करो। और सिलिकॉन के लिए मैंने जैसे बात की थी आपकी कि यहाँ पर जो करंट होने वाली है मेरी 0.5 पे मिलने वाला है मुझे, और ये कट इन वोल्टेज के बाद ये जो मेरा डायोड वोल्टेज मिलने वाला है वो 0.7 पे मिलने वाला है। फिर मैंने एक और बात की थी कि भाई निगेटिव में आप यहाँ पर
मुझे रिवर्स बायस मिलेगी, करंट कुछ ऐसे मिलके फिर ऐसे चली जाएगी। ये किसके लिए ड्रॉ किया है मैंने? सिलिकॉन के लिए ड्रॉ किया, ये नहीं भूल सकते आप। सिलिकॉन के लिए कट इन वोल्टेज 0.5 है और डायोड वोल्टेज सिलिकॉन का वो 0.7 मैं कंसीडर करता हूँ। और जो रिवर्स सैचुरेशन करंट होती है वो मेरी अप्रॉक्सीमेटली मैं 10 माइक्रो एम्पियर की ले सकता हूँ मैं, 10 पिको एम्पियर की। माइक्रो तो पिको एम्पियर, जैसे कि मैंने पिछली बार बात की थी कि रिवर्स बायस की करंट बहुत कम होती है, तो ये क्या होगा, 10 पिको एम्पियर की करंट मैं यहाँ से ले सकता हूँ। अगर यही ग्राफ, यही मेरा ये वी डायोड है और ये मेरा आई डायोड है, ये डायोड की करंट है, ये वोल्टेज है, लेकिन मैंने क्या किया इस बार, डायोड जो बनाया है वो सिलिकॉन से नहीं बनाया, मैंने जर्मेनियम से बनाया है। तो जर्मेनियम में क्या होने वाला है, ये पूरा का पूरा ग्राफ आपका यहाँ से शिफ्ट होने वाला है। मतलब आपका ये लगभग ये दोनों लाइन पैरेलल ही रहेंगी, लेकिन आपका जो कट इन वोल्टेज है, कट इन वोल्टेज आप देख रहे हैं शिफ्ट हो गया 0.3 पे। ये जो कट इन वोल्टेज है वो 0.1 पे शिफ्ट हो गया। इसका कट इन वोल्टेज कितना है? 0.1। और इसका डायोड वोल्टेज कितना है बात करें अगर, तो इसका डायोड वोल्टेज वो है 0.3। तो ये थोड़ा सा एक अच्छे स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि अगर मैं सिलिकॉन की बात कर रहा हूँ तो कट इन वोल्टेज जो होता है आपका वो होता है 0.5, और जो डायोड का होता है वोल्टेज, फॉरवर्ड वोल्टेज जिसे बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बोलते हैं, वो 7 होता है। इसी तरह मैं अगर जर्मेनियम में बात करूं तो आपका कट इन वोल्टेज होता है 0.1 और आपका डायोड वोल्टेज बोलूं या फॉरवर्ड बायस वोल्टेज बोलूं वो होता है 0.3। तो ये जो टर्म्स की बात आज मैंने की है, ये दो छोटे छोटे टर्म्स की बात की है, ये बहुत पहले गेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह की चीज़ें पूछी जाती थी। अब तो गेट काफ़ी टफ हो गया है, तो इस तरह की क्वेश्चन बट बार्क इसरो के इंटरव्यू में आपसे कॉमन चीज़ें पूछी जा सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात मैंने कही, अब रिवर्स बायस की भी बात कर लेते हैं। ये जर्मेनियम की ये हो गई। इसी तरह जर्मेनियम में अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मैं इसकी जो होगी रिवर्स बायस कुछ ऐसे जाके ऐसे ब्रेकडाउन मिलेगा। मतलब कि देखो ब्रेकडाउन इसमें मुझे जर्मेनियम में हो सकता है पहले मिल जाए, ब्रेकडाउन मुझे पहले आ गया, लेकिन इसका रिवर्स बायस देख रहे हो ये ज़्यादा होता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अगर मैं देखूँ तो ये ज़्यादा है रेदर देन दिस। तो सिलिकॉन के केस में अगर एक और बात मैं यहाँ पे लिखूँ कि सिलिकॉन का जो IS होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, वो 10 पिको एम्पियर होगा। इसी तरह जर्मेनियम के केस में अगर मैं IS की बात करूँ तो वो होता है 1 माइक्रो एम्पियर। अब मैं बात करता हूँ कि इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। वो पूछेगा कि भाई सिलिकॉन मुझे क्यों यूज़ करना चाहिए, क्योंकि सिलिकॉन का रिवर्स बायस में जो करंट मिलता है वो ज़्यादा मिलता है। तो नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है वो तो जर्मेनियम का ज़्यादा होता है। अभी हमने बात की 1 माइक्रो एम्पियर है, ये तो 10 पिको एम्पियर है। ये कितना है? 1 माइक्रो एम्पियर। देख रहे हैं यहाँ पे कितनी कम करंट है। दोनों ही करंट बहुत कम है, क्योंकि ये वाला जो करंट है ना वो तो मिली एम्पियर में है। तो एक स्टूडेंट को जर्मेनियम और सिलिकॉन के में डिफरेंस और इनकी चीज़ें थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपसे डिस्कस करना है मेरे को, वो है कि टेम्परेचर का क्या है रिलेशन। जब टेम्परेचर अगर मैं कम ज़्यादा कर रहा हूँ, इंक्रीज़ कर रहा हूँ, डिक्रीज़ कर रहा हूँ, तो कैसे इफ़ेक्ट पड़ता है। चलो यहीं बात करते हैं। अभी मैं सिर्फ सिलिकॉन के लिए बात करूँगा। ये मैंने डायोड वोल्टेज ले लिया और ये मैंने डायोड की करंट ले लिया ID। अब मैंने एक ग्राफ बनाना है, और कैसा बनाना है, मुझे सिलिकॉन का बनाना है। तो सिलिकॉन का मैंने एक जनरल जो है रूम टेम्परेचर पे ऐसे ड्रॉ कर दिया। और ये सपोज करिए मैंने कि 25 डिग्री सेल्सियस पे मैंने ड्रॉ किया। 26-27 डिग्री होता है रूम टेम्परेचर, तो मैंने इस पर ड्रॉ कर दिया। तो इसमें आप कट इन वोल्टेज कितना बनाओगे? आप बोलोगे कि सर आपने 0.5 कट इन वोल्टेज कहा था वो बना दिया,
और 0.7 आपने कहा था कि डायोड वोल्टेज, हमने वो बना दिया। तो क्या ये सिलिकॉन का बन गया डायग्राम? हाँ जी, ये तो सिलिकॉन का बन गया। तो फिर इसका रिवर्स में भी ड्रॉ कर देते हैं। रिवर्स में मैंने कहा ऐसे ड्रॉ कर दीजिए भाई। ये क्या है? ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे देखते रहना ध्यान से। ये सिलिकॉन का मैंने 25 डिग्री पे ड्रॉ किया है। अब जब मैंने सिलिकॉन का ड्रॉ कर दिया, अब आपने कहा कि आपने 100 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो 100 डिग्री टेम्परेचर से ये पूरा का पूरा ग्राफ लेफ्ट साइड में शिफ्ट होने वाला है। मतलब ये देखिए, ग्राफ में बना रहा हूँ भी, ये देखिए, ये जो ग्राफ बनाया है मैंने वो 1.25 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाया है। अब आपके स्टूडेंट्स के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर ये टेम्परेचर आपने अगर बढ़ाया है तो क्या कट इन और डायोड वोल्टेज भी बदल जाएंगे? हाँ, बदल जाएंगे। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में मैं बात करूं तो पिछले 30 साल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको किसी अदर टेम्परेचर पे आपको वोल्टेज यहाँ पर बदल गया हो और उसने नई वैल्यू देके आपसे क्वेश्चन सॉल्व कराया हो। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करूँ तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको चिंता नहीं करनी है, उसमें कट इन वोल्टेज 0.5 और 0.7 लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये ग्राफ मैं आपको समझा रहा हूँ सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट दिखाने के लिए कि सिलिकॉन के अगर VI कैरेक्टरिस्टिक में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। अब एक और बात समझ में आती है कि भाई ये कितना शिफ्ट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसका डिस्टेंस कितना है? तो मैं बोलूँगा कि आपका 25 मिली वोल्ट चेंज आ जाता है पर डिग्री सेंटीग्रेड। क्या वो लिखा है मैंने? 2.5 मिली वोल्ट का चेंज आ जाता है पर डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज करोगे तो 2.5 मिली वोल्ट ग्राफ जो है शिफ्ट हो जाएगा। तो अब बताओ कि हमने इस ग्राफ को अभी कितना टेम्परेचर शिफ्ट किया है? इसका 100 डिग्री। तो फिर क्या होना चाहिए टोटल शिफ्ट? 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 100 मिली वोल्ट। ये आ जाएगी मेरी टोटल शिफ्ट। टोटल शिफ्ट की बात करूं तो इतनी आ जाएगी। अब इसको मैं लिखना चाहूं अगर तो 0.25 वोल्ट। इसका मतलब अगर आप मुझसे ये वाला डिस्टेंस पूछेंगे ये कितना है, तो मैं बोलूँगा ये है 0.25 वोल्ट। यानी इसको अगर मैं एक्स एक्सिस में ऐसे हॉरिजॉन्टली इसको ड्रॉ करूँ ऐसे, तो ये जो डिस्टेंस है ये मेरी 0.25 की है, क्योंकि एक्स एक्सिस में ही तो वोल्टेज चल रहा है, वाई एक्सिस में तो करंट है। तो आपको ये बात समझ में आती है कि ये मैंने कैसे किया है। ये डायोड का वोल्टेज है, डायोड की करंट है, और जैसे आपने 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाते हो तो हर 1 डिग्री में आपका कितना चेंज आता है? 2.5 मिली वोल्ट चेंज आ जाता है। तो टोटल चेंज 100 डिग्री पे आपका 0.25 वोल्ट का चेंज आ जाएगा। ठीक है। अब रिवर्स बायस की बात कर लेते हैं। तो रिवर्स बायस में मैं एक बात बोलूँगा आपसे कि रिवर्स बायस में in the reverse bias region, the reverse current of silicon diode doubles for every 10 degree rise in the temperature। अब इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं 10 डिग्री टेम्परेचर आपका बढ़ा देता हूं तो पहले क्या था, अगर तो मेरा क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। यानी कि पहले अगर IS था रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो अब क्या हो जाएगा? डबल IS हो जाएगा। देखो अब मैंने क्या किया, 10 डिग्री और बढ़ा दिया, मतलब 20 डिग्री कर दिया और बढ़ा दिया टेम्परेचर, तो क्या होगा? फिर से ये डबल हो जाएगा, मतलब ये 4IS हो जाएगा। अब मैंने 20 से ये 30 डिग्री कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये 8IS हो जाएगा। तो अगर मैं इसको अभी ड्रॉ करना चाहूँ यहाँ पर, तो मैं 125 डिग्री पे कुछ ऐसा कि अगर इस पे मुझे मिलता है, अभी हमने बात की पिछली बार कि ये अराउंड हमारा 10 या 1 से लेके 10 पिको फैरेड की बात की थी हमने, पिको एम्पियर की बात की थी सिलिकॉन में। तो अब हमारा 125 डिग्री वाला ये वाला ग्राफ है। मैं ब्लैक पेन से ड्रॉ करता हूँ जिससे आपको क्लियर विजिबिलिटी समझ में आए। ये मेरा ब्लैक से ड्रॉ किया मैंने, ये देखो ये ब्लैक से ड्रॉ। अब ये इसका रिवर्स बायस नीचे जाएगा, क्योंकि मुझे क्या करना है? रिवर्स सैचुरेशन करंट को बढ़ाना है, और बढ़ाते 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 मैं कुछ ऐसा आऊँगा।
ये मैंने ब्लैक से ड्रॉ किया, ये कितना है, ये 125 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ये कितना है मेरा, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट 1 माइक्रो एम्पियर। 1 माइक्रो एम्पियर कैसे पहुंचा, देखो 25 पहले था, अब 25 से मुझको कहाँ जाना है, मुझे 125 तक पहुंचना है। तो पहले क्या होगा, 25 से मैं 35 पहुंचूंगा, फिर 35 से मैं 45 पहुंचूंगा, फिर इस तरह करते 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 मैं 125 पहुंचूंगा। तो इससे बाद क्या है, मैंने 10 टाइम्स ऐसा किया है मैंने, देखो 1 2, इसी तरह 55 करूंगा, इसी तरह। तो ये कितनी बार मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में मुझे लगा, अगर 10-10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो मैंने ऐसा 10 टाइम्स किया है, तब मैं 125 पे पहुँचा हूँ। इसका मतलब 2 की पावर 10 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 पिको एम्पियर में। 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 को अगर हम निकालें तो कितना बनता है, 4 2 4 8 32 56 32 इंटू 32 1 पिको एम्पियर, लगभग ये क्या बना, 10 की पावर 1000 इंटू 1 पिको एम्पियर। 1 पिको एम्पियर में अगर हम 1000 को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बनेगा, अप्रॉक्सीमेटली 1, ये लगभग इसके होगा 1 माइक्रो एम्पियर, और वही वैल्यू तो मैंने यहाँ पर लिखी है 1 माइक्रो एम्पियर। तो अगर इसके रिवर्स बायस में मैं कोई फॉर्मूला आपको देना चाहूँ, ये तो मैंने फॉरवर्ड बायस में बता दिया कि अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपका बढ़ता है तो 2.5 मिलीवोल्ट बढ़ जाएगा ये। लेकिन अगर रिवर्स बायस में मैं कोई फॉर्मूला आपको देना चाहूँ तो रिवर्स बायस में मैं ये वाला फॉर्मूला दूंगा। देखिए आई न्यू, ये नया आई जो है ये पुराने आई से कैसे कंपेयर हो रहा है, नया आई जो है वो न्यू आई, मतलब आई न्यू की बात करूँ अगर, तो दैट इज इक्वल टू आई ओल्ड। पहले मैं आई ओल्ड रखूंगा, फिर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई क्या करूंगा, 2 की पावर क्या होगा, जो टेम्परेचर मेरा नया है माइनस टेम्परेचर ओल्ड। देखो डिवाइड बाई 10, तभी तो मैंने ऐसा किया। देखो इसमें क्या हुआ, 2 और 125 किया मैंने, माइनस 25 डिग्री डिवाइड बाई 10, कितना आ गया मेरा, 2 की पावर 10। वही तो मैंने अभी आपको यहाँ एक्सप्लेन किया कि 25 से 125 जाने में कितना टाइम, कितने बार इसको 10-10 डिग्री बढ़ाना पड़ेगा, 10 टाइम्स। वही चीज़ मैंने यहाँ फॉर्मूले से कर दी है। तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं, आई न्यू बराबर आई ओल्ड, 2 की पावर टेम्परेचर न्यू माइनस टेम्परेचर ओल्ड। तो ये एक जो आपका बात करूँगा कि मैं टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, ये एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए। फिर एक ब्रेकडाउन रीजन जो आप बार बार यहाँ देख रहे होंगे ना, यहाँ आने के बाद क्या होता है, ये अचानक ये ब्रेकडाउन हो जाता है। तो ये ब्रेकडाउन के बाद जो है स्टेज 3 आ जाती है किसी भी डायोड की। तो वो बात मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा आपसे जब जीना डायोड डिस्कस करूँगा। चलिए अब एक पॉइंट और थोड़ा सा बचा हुआ है, पीस वाइज मॉडल के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या होता है पीस वाइज मॉडल और क्यों इम्पोर्टेंट होता है। देखिए आप एक चीज़ तो समझ रहे होंगे कि डायोड एक नॉन लीनियर डिवाइस हमें दिख रहा है। इतनी देर से जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं डायोड का, वो नॉन लीनियर डिवाइस की तरह हम डिस्कस कर रहे हैं उसको। तो अगर मैं नॉन लीनियर डिवाइस की तरह इसको डील कर रहा हूँ डायोड को, तो फिर मैं इस तरह का डायग्राम ग्राफ बनाता हूँ उसका, इस तरह का ग्राफ। ये देखिए क्या है, ये डायोड का वोल्टेज है और ये डायोड की करंट है। ये कंप्लीटली एक नॉन लीनियर ग्राफ है। लेकिन नॉन लीनियर ग्राफ से हमारा काम नहीं बनता। ये तो आइडियल ग्राफ हो गया कि भाई ये तो प्रैक्टिकल ग्राफ हो गया, ये प्रैक्टिकल ग्राफ है। आप लैब में एक्सपेरिमेंट करेंगे डायोड लगा के तो आपको ऐसा मिलने वाला है कर्व। लेकिन इससे हमारा प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता। तो हमने एक नया निकाला कि भाई हम पीस वाइज मॉडल में जाएंगे, पीस वाइज लीनियर मॉडल में जाएंगे। क्यों जाएंगे लीनियर मॉडल में?
क्योंकि ये बहुत सारी थ्योरम की बात करूं तो भाई जैसे नॉन लीनियर थ्योरम, नॉन लीनियर डिवाइसेस में सुपरपोजिशन थ्योरम लगता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो फिर मैं पीस वाइज लीनियर मॉडल में चला गया। तो मैंने क्या किया, इस पूरे के पूरे जो डायोड के कैरेक्टरिस्टिक को ना डिवाइड कर लिया कुछ पार्ट में, 2 पार्ट में। अब आप ध्यान से आप देखिए तो क्या होने वाला है। यहाँ पे मेरा ये 0.7 आने वाला है, ये जो वोल्टेज है यहाँ का डायोड वोल्टेज 0.7। तो इसके इधर मैंने कहा ग्राफ को ऐसे मान लेते हैं और 0.7 के इधर वाले ग्राफ को ऐसे ले लेते हैं। तो क्या हुआ, मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया ग्राफ को। ये मेरा पार्ट 1 बन गया और ये मेरा ग्राफ का पार्ट 2 बन गया। अच्छा, दोनों ही लीनियर है? हाँ, दोनों ही लीनियर है। और ये मेरा क्या आ गया, 0.7। अब अगर मैं इसका ग्राफ का, ये तो मेरा आ गया प्रैक्टिकल डायोड का सिंबल, प्लस माइनस पी और एन। अब मैं इसका आपको अगर सिंबल बनाना चाहूं तो मुझे क्या इंक्लूड करना पड़ेगा? फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा हूं मैं, फॉरवर्ड बायस की बात कर रहा हूं मैं, तो मैं 0.7 भी इंक्लूड करना होगा और साथ ही साथ मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा इसका रेजिस्टेंस, तो वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा। तो दोनों ही चीज़ें जो है मुझे इंक्लूड करनी पड़ेंगी इसके साथ साथ। तो इसका जो अगर मैं बनाऊंगा तो ये मैं एक पॉजिटिव लगाता हूँ, यहाँ इसमें 0.7 लिखता हूँ, साथ साथ इसमें मैं एक रजिस्टर लिखता हूँ और इसमें लिखूँगा R, और अगर सफिक्स में लगाऊँ तो मैं F लगा सकता हूँ, वो भी स्मॉल, क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस का रजिस्टर ले रहा हूँ मैं। उसके बाद ये डायोड क्यों लगाया मैंने? इसलिए कि ये जो डायोड है ना मेरा, ये वाला डायोड, ये डायोड मेरा इस समय प्रैक्टिकल डायोड है, लेकिन ये वाला जो डायोड है ना, ये मेरा एक आइडियल डायोड है। मतलब अगर आपको कहीं भी प्रैक्टिकल डायोड लगा हुआ है तो आप इसको इस वाले पीस वाइज लीनियर मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें से 0.7 एक वोल्टेज होगा जो मेरा डायोड का वोल्टेज है, RF उसका रेजिस्टेंस होगा जो फॉरवर्ड बायस का रेजिस्टेंस है, जिसकी वैल्यू ओम्स में होती है, बहुत कम होती है वैल्यू, और ये एक आइडियल डायोड होता है। ठीक है, ये सिंपल सी बात समझ में आती है, क्योंकि अब मैं धीरे से क्वेश्चंस में जब जाऊंगा तो किस ग्राफ का यूज़ करने वाला हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। अब इसी ग्राफ को मैं और थोड़ा सा ड्रॉ करूँगा तो कुछ ऐसा ड्रॉ कर सकता हूँ, देखते रहिएगा क्या कर रहा हूँ मैं। मैंने क्या किया, 0.7 तक के ग्राफ को ऐसे कांस्टेंट ले लिया, मतलब 0.7 से कम अगर जाओगे तो कोई करंट नहीं मिलेगी, और 0.7 से आगे जाओगे तो इसमें एक कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। मतलब अभी मैंने ये किया था, मेरा ग्राफ नंबर 1 जो प्रैक्टिकल ग्राफ था उसको मैंने कन्वर्ट किया एक लीनियर ग्राफ में, किसकी हेल्प से? पीस वाइज लीनियर मॉडल की हेल्प से। इसको बोलते हैं पीस वाइज लीनियर मॉडल। अब इस लीनियर मॉडल को मैंने थोड़ा सा और लीनियर बना दिया। यही तो एनालॉग का ब्यूटी है, हम जो चाहें एज्यूम कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अब मैंने थोड़ा सा और एज्यूम कर लिया, और यहाँ पर जो बात करूँगा अगर कि ये वोल्टेज है और ये करंट है, तो ये I/D इसका जो स्लोप होने वाला है वो 1/RF था, और ये जो स्लोप होने वाला है ना ये 1/R था, क्योंकि ये रिवर्स बायस का रजिस्टर है और ये फॉरवर्ड बायस का रजिस्टर है। अब अगर आप ये देखो कि फॉरवर्ड बायस का रजिस्टर अगर 0 हो जाए, अब यहाँ पर क्या करने वाला हूँ मैं, RF को ना 0 रखने वाला हूँ, 0 ओम। तो आप देखो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 1/0 बराबर इनफाइनाइट, वही तो इसका स्लोप है, 1/इनफाइनाइट ही तो इसका स्लोप है। और ये क्या है, VD है, ये क्या है, ID है। ग्राफ वही है, VD और ID, तीनों वही ग्राफ हैं। ये भी VD ID है, ये भी VD ID है, और ये भी VD और ID, कोई फर्क नहीं है। अब ये क्या होने वाला है, ये RF 0 ओम है। तो अब मैं इसका अगर फॉरवर्ड बायस में आपसे मॉडल पूछूं तो आप कहोगे सर ये 0.7 इसके साथ लगा दीजिए, ये एक आइडियल डायोड। ये कौन सा डायोड है, आइडियल डायोड। ये जो ग्राफ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ बनने वाला है अब आपके। ये तीनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव पॉइंट से। अब इसको मैं और अगर लीनियर करना चाहूं
और आइडियल बनाना चाहूँ कि आइडियल डायोड मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, तो फिर तो मैं बात करूँगा कुछ ऐसा कर दो, इसको ना 0.7 की जगह 0 कर लो। आप देख रहे हो मैंने क्या किया, 0.7 से शिफ्ट करके इसको 0 में कर दिया। अभी भी ये VD है और ये ID है। अब अगर मुझसे आप पूछोगे कि फॉरवर्ड बायस में इसका मॉडल क्या है, तो मैं बोलूँगा 0.7 भी हटाओ, ये डायोड हो गया आइडियल, ख़त्म, फिनिश। तो स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं जो पढ़ते रहते हैं डायोड्स, लेकिन उनको बहुत दिन तक डायोड क्लियर नहीं होता, उनके ग्राफ क्लियर नहीं होते। उनके लिए आज मैं स्पेशल डायोड की डिटेल एनालिसिस लेके आया हूँ कि आपकी जर्नी यहाँ से शुरू होती है, इस वाले नॉन लीनियर से। फिर नॉन लीनियर को आप लीनियर में 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, एक 0.7 से ज़्यादा मतलब फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। जब ये फॉरवर्ड बायस हो जाता है, तो हम इसका मॉडल इस तरह बनाते हैं। उसके बाद आप कहते हो कि RF बराबर 0 ले लो, तो मैंने कहा क्या किया, और इसमें और अपडेट किया और RF बराबर 0 ले लिया। जब RF बराबर 0 ले लिया तो यही ग्राफ मेरा जो था वो ये स्ट्रेट लाइन बन गया। यहाँ पर दिखाई दे रही है स्ट्रेट लाइन। और अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि फॉरवर्ड बायस का मैं ग्राफ कैसा बनाऊंगा, तो फॉरवर्ड बायस का ग्राफ तो ऐसा बना दिया मैंने, पीस वाइज मॉडल पूछेंगे तो आप ये करूँगा 0.7 और उसमें एक आइडियल डायोड लगा दूंगा। आप कहोगे हर जगह आप आइडियल डायोड क्यों लगा रहे हो, वो तो लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये होल मॉडल एक प्रैक्टिकल डायोड का मॉडल है, तो इसके अंदर आइडियल तो एग्जिस्ट ही कर रहा है। प्रैक्टिकल में क्या आ रहा है, अलग से ये आ रहा है 0.7, इसमें क्या आ रहा है 0.7 और RF दोनों आ रहे हैं। इसमें कुछ नहीं आ रहा है, ये प्योर आइडियल की तरह ले लिया मैंने कि 0 वोल्टेज से ज़्यादा करोगे तो ये करंट इनफाइनाइट हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता है क्या, डायोड में आपको क्या 0 वोल्टेज से ज़्यादा वोल्टेज लगाने पर मिलता है क्या करंट? नहीं मिलता। ये प्रैक्टिकल है आपका। हमें तो ऐसा डायोड चाहिए, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है कभी। ये आइडियल केस है, ये प्योर आइडियल केस है। अब एक और बात कर लेता हूं मैं कि एक आइडियल डायोड अगर है ये, अब मैं आइडियल डायोड की बात कर रहा हूं, अगर ये आइडियल डायोड है और ये फॉरवर्ड बायस है, तो आप इसका सिंबल बनाएंगे ऐसे। अगर ये एक आइडियल डायोड है, फॉरवर्ड बायस है, तो ऐसे सिंबल बनाएंगे। अगर रिवर्स बायस है तो आप ओपन सर्किट करेंगे, ये शॉर्ट सर्किट, ये ओपन सर्किट, ये शॉर्ट सर्किट, ये ओपन सर्किट। लेकिन आप ये आइडियल करेंगे कैसे? कभी भी आपको कोई क्वेश्चन मिलता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कहता है कि भाई हमारा जो डायोड है ना वो प्रैक्टिकल डायोड है, और प्रैक्टिकल डायोड का जो पीस वाइज मॉडल है वो ये है। तो आप क्या करेंगे, पहले उसको अपने प्रैक्टिकल डायोड को, ये आपका प्रैक्टिकल डायोड है, इस प्रैक्टिकल डायोड को पहले इस मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद आप ये आइडियल डायोड बन जाएगा। तो आइडियल डायोड को आपको फॉरवर्ड बायस करना है, रिवर्स बायस करना है, ये आपकी चॉइस है। इसी तरह आपको अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो क्वेश्चन करता है कि भाई मुझे RF नहीं है, मेरा RF इक्वल टू 0 है, लेकिन मेरा ये जो डायोड वोल्टेज है वो 0.7 है, एक प्रैक्टिकल डायोड है, तो आप क्या करेंगे, या जो भी आपका ये जो प्रैक्टिकल डायोड है, उस प्रैक्टिकल डायोड को पहले क्या करेंगे, इस मॉडल में कन्वर्ट करेंगे। इस मॉडल में क्या 0.7 लगाएंगे और ये एक डायोड लगाएंगे जो एक आइडियल डायोड है। फिर आइडियल डायोड को आपको फॉरवर्ड बायस करना है या रिवर्स बायस करना है, ये आपकी चॉइस है। तो आज के बाद जो भी मेरा ये लेक्चर सुन रहा है, वो डायोड का कोई भी क्वेश्चन उसको मिलता है और डायोड में लिखा हुआ है कि डायोड एक प्रैक्टिकल डायोड है, तो सबसे पहले उस प्रैक्टिकल डायोड का मॉडल को कन्वर्ट करके एक आइडियल डायोड में कन्वर्ट करना है आपको। ये बात आप अपने दिमाग में अच्छे से डाल लीजिए, इसके बिना आपको प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी है। नहीं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन तो गलत होने वाला है, लेकिन आपने अगर प्रैक्टिकल को आइडियल में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आप सॉल्व कर रहे हो, वेरी गुड। अगर आपको दिया है कि आइडियल डायोड है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आइडियल डायोड है तो सीधे आपको फॉरवर्ड और रिवर्स लगा देना है। अगर आप फॉरवर्ड ले रहे हो तो शॉर्ट सर्किट कर देना है, रिवर्स ले रहे हो तो। लेकिन कोई भी ये फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्ट आपको प्रैक्टिकल डायोड में नहीं लगाना है। प्रैक्टिकल डायोड को सबसे पहले क्या करना है, आपको कन्वर्ट करना है एक आइडियल डायोड में। समझ में आता है? ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आज आपको बताई हुई है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप डायोड का क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। एक बात डायोड में और कहना चाहूँगा, रिवर्स रिकवरी टाइम के बारे में, तो वो मैं 10 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बना के नेक्स्ट टाइम डाल दूँ, क्योंकि हो सकता है इससे ज़्यादा आप डाइजेस्ट ना कर पाओ। तो आप ये 2 वीडियो देखो जिसमें PN जंक्शन के बारे में सब कुछ मैंने ट्राई टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, थैंक यू।